गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठंडी का मौसम आ चुका है और ठंडी में आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी अच्छे ढंग से ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेहत का भी अच्छे ढंग से ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी में ज़बरदस्त ढंग से लगे होंगे। तो पुनः आपका स्वागत है इस साइंस टेस्ट सीरीज में। तो आज हम लोगों का टेस्ट नंबर 7 है और टेस्ट नंबर 7 भी आपको उसी अंदाज में, उसी आपको जोश के साथ अच्छे ढंग से कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आप पेन पेपर लेकर अच्छे ढंग से आप तैयार हो जाएं। आपको बता दिए जा रहे हैं कि आपको जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे, उम्मीद है कि वहां से क्वेश्चन आपका जरूर रिलेट करेगा। तो चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए या चाहे वो घुमा फिरा कर इनडायरेक्ट रूप में क्वेश्चन बने, लेकिन जो भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको 100% मैच करेगा। आप आंसर देखिएगा, जब आप पेपर देकर आएंगे तो आपको एहसास होगा कि हमने जो भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है उससे क्वेश्चन अवश्य बने हैं। तो आप पेन पेपर के साथ अपना जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, जो लगे कि हमें नोट करना चाहिए, उसको नोट भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए, बाकी बातें होते रहेगी, हम लोग अपनी टेस्ट की शुभारंभ करते हैं। और टेस्ट का आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। आपसे पहला सवाल पूछा गया है। कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड है, सी नंबर है विरंजक चूर्ण है और डी नंबर है कैल्शियम क्लोराइड है। आपके अनुसार क्या उत्तर होंगे, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हम यहाँ पर आपको सारे चीज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर CaOCl2 की अगर बात की जाए तो इसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इसे कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सी ऑक्सी क्लोराइड क्लोराइड के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र क्या होता है तो CaOCl2 आप ध्यान रखेंगे। कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्सीऑक्साइड नहीं होगा, विरंजक चूर्ण कैल्शियम क्लोराइड। आप ध्यान रखिएगा कि CaOCl2 को हम लोग विरंजक चूर्ण के भी नाम से जानते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहे या CaOCl2 कहा जाए, इसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। तो विरंजक चूर्ण का आप रासायनिक सूत्र ध्यान रखेंगे कि CaOCl2 होता है। ठीक है, बात क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है NaCl प्लस KiO3 है, बी नंबर ऑप्शन है NaCl प्लस Ki है, सी नंबर है A और B दोनों है, इनमें से कोई नहीं। आप उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर आ गया होगा, आप सोच लिए होंगे। देखिए, अगर आयोडीन युक्त की बात की जाए तो आयोडीन युक्त इसका मतलब है कि जो भी हमारा नमक होगा उस नमक में आयोडीन हमारा शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? आयोडीन शामिल होना चाहिए। अगर आयोडीन है तो हम उस नमक को कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक है। तो आप देखिए कि NaCl प्लस Ki, यहाँ पर I है, I का मतलब क्या हुआ? आयोडीन हुआ। इसका मतलब है कि ये हमारा आयोडीन युक्त नमक है। यहाँ भी देखिए NaCl और यहाँ भी Ki है, यहाँ भी आयोडीन है, इसका मतलब है कि ये भी हमारा आयोडीन युक्त नमक है। तो A और B हमारा कहाँ पर होगा? सी नंबर में ऑप्शन है, तो C फॉर कैट हम इसके साथ अपना आंसर लगाकर चलेंगे। बात स्पष्ट है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसएन। एसएन कहने का मतलब क्या है? इसको हम टीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टीन। यानी हमारा मिश्र धातु एक ऐसा है जिसमें 90% हमारा जिंक कॉपर है, कॉपर कहने का मतलब तांबा है, और आपका 10% टीन है, तो उसका नाम क्या है? यानी इन दोनों को मिलाने पर किसका कौन सा मिश्र धातु का निर्माण होता है, ये आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि सोल्डर है।
सोल्डर कहने का मतलब जिसको हम लोग रंगा भी कहते हैं, सोल्डर को हम लोग रंगा के नाम से भी जानते हैं, जिससे आप किसी वायर को ऐड करते हैं, किसी वायर को जोड़ने का काम आता है सोल्डर। पित्तल की आपको पता है कि पित्तल को हम लोग कॉपर के नाम से जानते हैं। एक होता है जर्मन सिल्वर है सी नंबर में, और डी नंबर में है कांसा। क्या होगा उत्तर आप बताएंगे? चल देखिए, अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, किस यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हम दे रहे हैं कि सोल्डर जो होता है, सोल्डर दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो बना होता है टीन से मिलकर, और एक बना होता है सीसा से मिलकर। यानी दो चीजों से मिलकर बना होता है सोल्डर, जो काम आता है वायर को जोड़ने के लिए। यहाँ पर अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो सीसा को ध्यान रखिएगा कि सीसा होता है आपका 40%, और टीन अगर कभी पूछा जाए तो टीन आपका होता है 60%। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इन दोनों के मिलाने पर हमारा एक मिश्र धातु बनता है सोल्डर। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो जर्मन सिल्वर, आप ध्यान रखिएगा कि भले यहाँ पर जर्मन सिल्वर कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर मौजूद नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में कभी भी सिल्वर नहीं होता है। यानी कि आपको सिल्वर अगर दिया जाए सिल्वर अगर दिया जाए तो सिल्वर कभी भी ध्यान रखिएगा कि ये सिल्वर आपका जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो ये बना किसका होता है? तो आप ध्यान रखेंगे कि ये कॉपर का प्लस निकेल का और प्लस क्रोमियम का बना होता है। किसका किसका बना होता है? तो आप कहेंगे कि कॉपर, या सॉरी, कॉपर, निकेल और जिंक। क्या ध्यान रखेंगे? जिंक, क्रोमियम नहीं, जिंक आप ध्यान रखेंगे कि कॉपर होता है, निकेल होता है और जिंक होता है। हम लिख दे रहे हैं कि ये किसे किसे मिलकर बना है, तो आप ध्यान रखेंगे कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, ये तीन चीजों के मिलाने से हमारा जर्मन सिल्वर बनता है। कांसा, कांसा ध्यान रखिए, कांसा जो होता है ये कॉपर प्लस टीन से मिलकर बना होता है। कॉपर और टीन जब मिल जाते हैं तो हमारा बन जाता है कांसा। और हमसे पूछा ही गया था कि कॉपर और टीन मिलकर किसका निर्माण करता है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कांसा। क्या आंसर होंगे? कांसा। तो हम उत्तर किसके साथ लगाएंगे? तो आप कहेंगे कांसा के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें, सारे इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रहे होंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस में, यानी जो हमारा ऑक्सीजन गैस होता है उसमें एक अणु के दो परमाणुओं, यानी एक अणु जो होता है दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी O2। आपको बताया गया कि ऑक्सीजन जो होते हैं वो डाई एटॉमिक होता है, यानी कि द्विपरमाणुक होता है। यही द्विपरमाणुक जो है इसी को हमने नाम दिया अणु। इसी को नाम हमने क्या दिया? अणु नाम दिया। तो अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? कितने आबंध पाए जाते हैं? अगर आप अच्छे ढंग से टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अच्छे ढंग से समझाया गया है सहसंयोजक बंधन के बारे में। किसके बारे में? सहसंयोजक बंधन के बारे में अच्छे ढंग से समझाया गया है कि वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि एकल बंध होता है, एक होता है द्विबंध होता है, और एक होता है कि ट्रिक बंध होता है। एकल बंध में एक इलेक्ट्रॉन का संयोजन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, संयोजन नहीं, माफ कीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। द्विक में दो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होते हैं, और ट्रिक में तीन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है, आप कहेंगे 8 होता है। कितना होता है? 8। अगर इसका कन्फिग्रेशन हम निकालें, जब हम इसका सेल में भरेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएँगे, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएँगे, यानी कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये दोनों ऑक्सीजन जो है क्या करेगा? इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसी प्रकार से इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 2, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में है।
तो ये दोनों को दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ साझेदारी करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ साझेदार करेंगे, यानी साझेदार बनकर साझेदारी हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आबंध पाए गए, यहाँ पर जो बंधन पाया गया वो द्विबंधन पाया गया, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है, यानी 2 आबंध पाए गए। बात क्लियर है मेरे भाई? आप उत्तर देंगे, बात क्लियर है। हमारा आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? आप उत्तर लगाएंगे। जेडेनो यानी जिंक ऑक्साइड, जेडेनएस यानी जिंक सल्फाइड, जेडेनसीएल2 जिंक क्लोराइड, जेडेनएसओ4 जिंक सल्फेट। इनमें से कौन सा उत्तर होगा आप बताएंगे। देखिए, अगर कभी भी यशद पुष्प के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि यशद पुष्प को हम लोग फिलोस्फर बुल के नाम से भी जानते हैं। फिलोस्फर फिलोस्फर बुल के नाम से भी जाना जाता है। इसका यशद पुष्प का एक नाम क्या है? फिलोस्फर बुल है। इसका रासायनिक सूत्र होता है जिंक ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर जिंक ऑक्साइड होगा। क्या होगा? जिंक ऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग अपना मोहर लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, यानी कि जो वसा होता है वो उच्च अम्ल है वाले हैं, यानी जो भी हमारा अम्ल है वो वसा है वो क्या है? उच्च अम्ल वाला है। सोडियम लवण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कह रहा है कि रबर कहलाएंगे, प्लास्टिक कहलाएंगे, या साबुन कहलाएंगे, या अपमार्जक कहलाएंगे। रबर से आप पता होगा, ध्यान रखिएगा, रबर को लचीला बनाने के लिए, रबर को लचीला बनाने के लिए हम लोग सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सल्फर। यानी कि जब हम रबर में सल्फर मिला देते हैं तो वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल हो जाता है, यानी लचीलापन उसमें आ जाता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक आपको पता है चेयर वगैरह जो भी बनते हैं प्लास्टिक के भी बना होता है। साबुन, साबुन ध्यान रखिएगा कि साबुन जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे आप नहाने वाले साबुन लीजिए, लाइफ बॉय ले लीजिए, डिटॉल ले लीजिए, आप जो भी साबुन लेते हैं वो क्या होता है? क्षारीय होता है। इसी तरीका से अगर अपमार्जक की बात की जाए तो अपमार्जक हम किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सर्फ है, सर्फ जो होता है वो हमारा अपमार्जक है। इसी तरीका से अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कि बाथरूम साफ करने के लिए आप क्लीनर लेकर आते हैं, ठीक है? जिसको आप हार्पिक कहते हैं। हार्पिक की अगर बात की जाए तो हार्पिक जो हुआ वो भी एक प्रकार का क्या है? तो आप कहेंगे कि अपमार्जक है, जो गंदगी को दूर करता है, जो दाग धब्बे को निकालने का काम करता है, तो इसे हम कहते हैं कि अपमार्जक है। तो हमसे कहा गया कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो मेरे भाई वो अपमार्जक कहलाता है। ये अधिक क्या होता है? वसीय होता है और उच्च अम्लीय होते हैं। तभी जाकर हमारा क्या होता है? दाग वगैरह छूटते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपको हल्दी का दाग लग गया तो आप नींबू रगड़ के क्या कर देते हैं? छुड़ा लेते हैं। तो इसी तरीका से हमारा उच्च वसीय अम्ल होता है अपमार्जक। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल समूह का संकेत है? CHO है, COOH है, CO है, O है, कौन सा है? हमने कईयों बार इस प्रश्न को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। आज पुनः एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए उत्तर लगाएंगे। देखिए, अगर CHO, अगर CHO आए तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कहते हैं।
इसी तरीका से COOH आए तो इसे हम कार्बोक्सिलिक कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। CO की बात की जाए तो इसे हम कीटोन ग्रुप कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि O जो आया है इसे हम ईथर ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर, यानी O लग गया तो वो क्या है? ईथर है। यहाँ भी O है, बीच में क्या है? जैसे दोनों तरफ समान रूप से एक ही प्रकार का हमारा हाइड्रोकार्बन जुड़ा हो, जैसे CH2 इधर है तो CH2 इधर भी रहेगा, ऐसे तो वो ईथर की समूह में आएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कार्बोनिल समूह, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कार्बोनिल समूह कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे बच्चे आप ध्यान रखेंगे कि कीटोन को ही हम लोग कार्बोनिल समूह भी कहते हैं, कीटोन को ही हम लोग कार्बोनिल समूह भी कह देते हैं। तो हम यहाँ पर किसके साथ जाएंगे उत्तर लगाने? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम आंसर लगाएंगे। तो ये सारे चीज आप ध्यान रखेंगे। CHO को हम लोग एल्डिहाइड समूह कहते हैं, COOH को कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, CO को कीटोन या कार्बोनिल समूह कहते हैं और O को हम लोग ईथर समूह कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? कौन सा एल्काइन है? आपसे पूछा गया है कि कौन सा हमारा कार्बनिक यौगिक है जो एल्काइन ग्रुप का है? एथीन है, मेथेन है, एसिटिलीन है, क्लोरोफॉर्म है। कौन सा होगा? आप आंसर लगाएंगे। आंसर हमें दीजिए मेरे भाई। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आप आंसर सोच लिए होंगे। देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि एल्काइन ग्रुप जो होता है उसके अंत में आइन, आप देखिए एल्काइन, जैसे मिथाइन, एथाइन, प्रोपेनाइन, इस तरीका से जो आप बोलते हैं तो अंत में उच्चारण आता है आइन का। अंत में उच्चारण किसका आता है? आइन का आता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे ग्रुप जो होते हैं उसको हम एल्काइन ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एथीन, क्या है? एथीन, यहाँ पर इन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? इन आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। मिथेन, यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि एन आ रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब एक है हमारा क्लोरोफॉर्म, क्या है? क्लोरोफॉर्म, जिसको आप बेहोशी करने में इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म का कईयों बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CHCl3 आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक ही हमारा ऑप्शन बचा एसिटिलीन, और हम किसके साथ आंसर लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ, एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है हमारा ये एल्काइन ग्रुप का है। जैसे होता है मेथिल एसिटिलीन हो गया, आपका एथिल एसिटिलीन हो गया, इस तरीका से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ऑप्शन को छांटकर अपना सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपको ये तरीका आपको अपनाना होगा। अगला प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? हमने कईयों बार चर्चा किया है संयोजकता के बारे में कि संयोजकता क्या होता है। देखिए, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने कईयों बार बोला है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होता है संयोजकता।
संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा कि बाह्यतम कोश के सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीका से अगर संयोजकता की बात की जाए तो संयोजकता क्या होता है कि ग्रहण या त्याग की गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसे हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है? संयोजकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण किए जा सकते हैं किसी भी तत्व के द्वारा, या तो किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण कहाँ से होगा? तो मेरे भाई वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का होगा। कहाँ पर होगा? बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन्हीं का त्याग किया जाएगा या ग्रहण किया जाएगा। तो यहाँ पर संयोजकता क्या होना चाहिए? ग्रहण या त्याग की जाने वाली जो इलेक्ट्रॉन है वही हमारा संयोजकता कहलाएगा। तो अब यहाँ से हमारा पूछा गया है कि एक परमाणु पोटेशियम जो है वो 19 है। पोटेशियम की जो परमाणु संख्या है वो क्या है? 19 है। अगर परमाणु संख्या 19 है तो हम यहाँ से 19 का अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएँगे, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएँगे, तो 2 8 10 हो गया। तीसरे कोष में हमें भरने हैं 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब आप अफवाऊ का नियम पढ़ेंगे तो उसमें डी सेल पहले आता है, इस वजह से हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पहले भर सकते हैं। 2 8 8 1, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तो जहाँ पर अगर अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता होगा कि जो अष्टक नियम है, वो अष्टक नियम क्या कहता है कि बाह्यतम कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल एलिमेंट माने जाएँगे। यानी वो तत्व जो होंगे, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये 3 कोष जो है आपका क्या है? स्टेबल है। यानी बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तक तो स्टेबल है। ये लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा और यही 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा? त्याग किया जाएगा। यहाँ पर देखिए पोटेशियम क्या है? धातु है, और धातु टॉपिक में हमने आपको बताया कि धातु की प्रवृत्ति होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करके स्टेबल होता है। तो यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संयोजकता होंगे वो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि एन फॉर एप्पल, यानी 1 हमारा इसकी संयोजकता होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है, ये फर्स्ट ग्रुप हुआ, ये सेकंड ग्रुप हुआ। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप के जितने सारे एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब की संयोजकता एक ही होगा। ये सब की संयोजकता क्या होगा? एक होगा। याद करने का तरीका भी हमने पढ़ाया है, आप जाकर देख सकते हैं। हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद, यानी ग्रुप नंबर 1 के जितने सारे एलिमेंट हैं उन सब की संयोजकता कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि 1 होगा। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए इसी बात पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? आपको हमने कईयों बार बताया कि हाइड्रोकार्बन के बारे में, जहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर किसी कंपाउंड का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन है। उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को 3 समूहों में बाँटा गया है। कितने समूहों में? 3 समूहों में बाँटा गया है। एक हमने कहा एल्केन, एक कहा गया एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। ये 3 समूह हैं। पहले वाले समूह ध्यान रखिएगा कि CnH2n+2 होता है।
एल्केन की अगर बात की जाए तो CnH2n होता है, और एल्काइन की बात की जाए तो CnH2n-2 होता है। तो यहाँ से हमारा एल्कीन, एल्केन और एल्काइन तीनों तरह के समूहों का आप सूत्र ध्यान रखेंगे। तो हमसे एल्केन पूछा है, तो एल्केन का क्या है? CnH2n। आप ढूंढेंगे CnH2n कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें, इजाजत है? इजाजत है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, आपसे पूछा गया है। देखिए, फ्लोरीन की अगर बात की जाए, हम सबसे पहले बता रहे हैं, अगर 39 की बात की जाए तो 39 जो परमाणु संख्या होता है, ये एट्रियम की होती हैं। ये किसकी होती है? एट्रियम की होती है। 29 नंबर अगर बात की जाए तो ये कॉपर की होती है। किसकी? कॉपर की होती है। ध्यान रखेंगे, ये कॉपर का होता है। 19 नंबर अगर बात की जाए तो पोटेशियम की होती है। किसकी होती है? पोटेशियम। अभी अभी हमने देखा संयोजकता वाले प्रश्न में पोटेशियम का होता है। तो अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि 9 नंबर किसका होगा, तो आप कहेंगे कि फ्लोरीन का होगा। किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन का पीएच मान होगा 7 होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप देख पा रहे हैं कि हमसे प्रश्न पूछा गया है कि लाल लिटमस पेपर को वो नीला करना है, यानी कि लाल को किस में बदलना है? नीला में बदलना है। आपको यहाँ पर थोड़ी सी हम आपको एक ऐसे ही इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको याद करने का हम तरीका समझाते हैं। जैसे आप समझिए कि अगर आप पर कोई एसिड डाल दे तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर गुस्सा से हम लाल हो जाएंगे। गुस्सा से क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे। तो मेरे भाई, यहाँ से हमें इतनी, अगर इस लाइन को आप हमारे ध्यान रखते हैं कि अगर किसी पर हम एसिड डालते हैं तो वो गुस्से से उसका चेहरा लाल लाल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जब हम एसिड डालेंगे, जब हम क्या डालेंगे? एसिड, यानी कि अम्ल हम डालेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि एसिड डालने पर वो क्या होगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर इतनी पॉइंट ध्यान में है तो आपको अच्छे ढंग से ये बात समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पर बोला गया है कि लाल को नीला कर देना है, हमें लाल नहीं करना है, हमें क्या करना है? नीला करना है। तो मेरे भाई, अगर नीला करना है तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? वो हमारा अम्ल तो होगा नहीं। तब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर वो हमारा क्षार होगा। यानी कि लाल को अगर नीला करना है तो हमें क्या चाहिए? क्षार चाहिए। हमें क्या चाहिए? क्षार चाहिए। और हमें क्षार चाहिए, तो ये बोला है कि उसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? उसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? आप अगर देखें तो थोड़ी सी बात समझें। अगर पीएच वैल्यू की अगर बात की जाए, यदि पीएच वैल्यू की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो आप यहाँ से देखो कि अगर पीएच वैल्यू चाहिए तो आपको पता है कि पीएच वैल्यू के लिए कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि टोटल 0 से स्टार्ट होता है और 14 पर जाकर समाप्त होता है। 0 से स्टार्ट होकर 14 पर समाप्त हो जाता है। बीच में एक नंबर आता है 7। बीच में एक नंबर आता है 7। 7 जिसका पीएच वैल्यू होता है, हम उसे उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर उसे हम उदासीन के नाम से जानते हैं। उदासीन कहने का अर्थ हुआ कि ना तो वो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है। अब यहाँ भी कुछ अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम आपको दें तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसी में हम दो दो भाग कर देते हैं। क्या करते हैं? दो दो भाग करते हैं। बीच में एक नंबर लिखते हैं 3.5। बीच में एक नंबर लिखते हैं 3.5 और यहाँ लिखते हैं 10.5।
अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आया है यानी 0 और 1 के बीच में आया है तो हम इसे कहते हैं कि सांद्र अम्ल है। कैसा अम्ल है? सांद्र अम्ल, यानी कि ये बहुत हाई पीएच वाली अम्ल है। और 3.5 से अगर 7 के बीच आ जाए तो हम इसे कहते हैं कि तनु अम्ल है। तनु अम्ल कहने का अर्थ क्या हुआ कि उसमें H प्लस आयन की मात्रा कम होगा। इसी तरीका से अगर 7 से लेकर 10.5 के बीच हो तो इसे हम तनु क्षार कहते हैं। और 10.5 से अगर 14 के बीच आए तो हम उसे सांद्र क्षार कहते हैं। सांद्र क्षार कहते हैं। तो यहाँ से आप 4 पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि लाल को नीला कर देना है तो हमारा पीएच कितना होगा, हमें क्षार चाहिए। तो क्षार वाले ऑप्शन किधर है? 7 से अधिक। 7 से अगर उधर चले जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो हमारा वो क्षार वाला सारे चीज मिलेंगे। तो 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है 7 से अधिक, और यही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? अभी अभी हमने बताया है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है। बताएंगे आप? बोलिए, आप जल्दी उत्तर दें। हमने अभी अभी बताया है कि ऑक्सीजन का भार क्या होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार पूछा गया है, और परमाणु भार आप उत्तर लगा सकते हैं। चलिए लगाएंगे, लगा लिए होंगे। देखें, ऑक्सीजन का ये परमाणु संख्या है, ये परमाणु संख्या है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो परमाणु संख्या 8 होता है। 8 का डबल 12, 8 का डबल 16 होता है। तो परमाणु भार इसका क्या होगा? 16 हो जाएगा। 12 अगर पूछा जाए, अगर इसी में हम बात की जाए तो 12 किसका होता है? तो आप ध्यान रखेंगे कि ये मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का ये परमाणु संख्या होता है। 18 नंबर पर ध्यान रखेंगे कि 18 पर आपका होता है आर्गन। 18 पर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि आर्गन होता है। 18 पर आर्गन होता है। इसी तरीका से आपको कुछ कुछ पॉइंट ध्यान रखना होगा, हम बता दे रहे हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि 16 परमाणु संख्या किसका है तो आप ध्यान रखेंगे 16 होता है सल्फर का। हमने बताया, आपने 19 भी ध्यान रखना है, 19 होता है पोटेशियम का। आपको प्रश्न में आया हुआ था, पोटेशियम का होता है। तो इस तरीका से आप सारे चीज को ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बॉक्साइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? पारे का है, फेरस का है, एल्युमिनियम का है, जिंक का है? किसका है अयस्क? आप ध्यान रखेंगे, फेरस का हमने कईयों बार आप चर्चा किए हैं। एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है सीडेराइट, और एक होता है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट, ये 4 आप लोहे का अयस्क ध्यान रखेंगे। जिंक का आप ध्यान रखेंगे कि जिंक ब्लेड जो होता है वो जिंक का अयस्क है। एल्युमिनियम ध्यान रखेंगे कि एल्युमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो अयस्क है वो किसका है? एल्युमिनियम का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा सही क्रम है जो धातु अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए है सबसे ज्यादा सोडियम, उसके बाद जिंक है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद कॉपर आता है। बी नंबर ऑप्शन है कि सबसे ज्यादा सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर कॉपर होता है, फिर जिंक होते हैं।
इसी तरीका से सी नंबर है कि सबसे ज़्यादा कॉपर होगा, फिर जिंक होगा, फिर सोडियम होगा और फिर मैग्नीशियम होगा। और अंत में है आपका कि सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम, तब जिंक होगा, तब आपका जाकर कॉपर होगा। कौन सा उत्तर के साथ आप जाना चाहेंगे? आप समझिए केबीसी खेल रहे हैं। कौन सा उत्तर के साथ आप जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ? किसके साथ? हाँ, हो गई पूजा। हाँ। चलिए मेरे भाई, आप उत्तर सोच लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर क्रियाशीलता कभी भी पूछा जाए तो सबसे पहले आपको सीरीज ध्यान रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद होता है सोडियम, सोडियम के बाद होता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आप ध्यान रखेंगे कि होता है जिंक, जिंक के बाद आप ध्यान रखेंगे कि एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के बाद ही आपका होता है तो ध्यान रखेंगे कॉपर, कॉपर और भी नीचे आएगा, कॉपर और भी नीचे आते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हमें केवल बताना है सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर में। तो सबसे ज़्यादा देखिए, सोडियम सबसे ज़्यादा है तो सोडियम हमारा सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। पहले क्या चाहिए? सोडियम चाहिए। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम की चर्चा नहीं है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम चाहिए, तो ये ए नंबर भी ऑप्शन गया। सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद है जिंक, तो हमें जिंक चाहिए। ये मैग्नीशियम, यहाँ पर है कॉपर, ये हमारा उत्तर बी भी गया, तो बचा कौन सा? डी नंबर, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, ये हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है Fe2O3 प्लस 2Al का जब रिएक्शन कराया गया तो बना है Al2O3 प्लस 2Fe बना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभिक्रिया हमने कईयों बार आपको समझाया है कि संयोजन होता है, विघटन होता है, विस्थापन होता है, द्विविस्थापन होता है, ये कईयों प्रकार के आपको हमने पढ़ाया है ये रिएक्शन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा होगा, तो देखिए, संयोजन का अर्थ होता है कि दो चीजों को जुड़कर एक हो जाना, एक कंपाउंड का निर्माण। तो यहाँ पर देखिए, कहीं भी जुड़कर एक चीज नहीं बना है तो संयोजन नहीं होगा। विघटन का अर्थ होता है कि किसी कंपाउंड को तोड़ देना, किसी कंपाउंड को तोड़ देना, तो यहाँ पर टूटा भी नहीं है। विस्थापन और द्विविस्थापन, विस्थापन कहने का अर्थ है कि एकल विस्थापन, यानी एक का स्थान बदल जाना, और द्विविस्थापन का अर्थ है कि दो लोगों का स्थान आपस में परिवर्तित होना। तो यहाँ पर देखिए, फेरस और यहाँ है एल्युमिनियम। तो यहाँ देखिए, एल्युमिनियम जो होता है वो फेरस से ज्यादा रिएक्टिव है। एल्युमिनियम जो है वो फेरस से, यानी लोहे से अधिक क्रियाशील होता है। तो एल्युमिनियम जो है वो फेरस को क्या कर दिया? हटा दिया, फेरस को बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन के साथ बैठ गया। तो यहाँ पर एक का स्थान परिवर्तन हुआ है, तो इसी वजह से, यानी एक जो हुआ है अपने स्थान को क्या किया? एक्सचेंज किया है। तो यहाँ पर एकल विस्थापन वाले रिएक्शन हुआ। वो कौन सी रिएक्शन हुआ? एकल विस्थापन वाले। अगला प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। हमने बातों बातों में आपको समझाया है अच्छे ढंग से, हाइड्रोकार्बन जब हम समझा रहे थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा मेरे भाई तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बनता है। यहां से अम्लराज ध्यान रखिएगा कि अम्लराज, अम्लराज HCl और प्लस HNO3, ये दोनों मिलकर अम्लराज का निर्माण करता है। इसी को हम लोग एक्वा रेजिया के नाम से भी जानते हैं, एक्वा रेजिया के नाम से भी जानते हैं इसी को, अम्लराज को ही, यानी अम्लों का राजा क्या है? एक्वा रेजिया। कोई दिक्कत है? नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है हमारा कि बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं। बोरोन और एल्युमिनियम जो है वो हमारा किस वर्ग का तत्व है। वर्ग 10 का है यानी 10 ग्रुप का है, या 17 ग्रुप का है, या 13 ग्रुप का है, या ग्रुप नंबर 3 का है। कौन से ग्रुप का ये बोरोन और एल्युमिनियम हमारा तत्व है। देखिए, अगर बात की जाए बोरोन और एल्युमिनियम का, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक ट्रिक हम ध्यान लिखवा रहे हैं। बैगन, आलू, गाजर इन थाली। ये याद करने का एक तरीका है। बैगन, आलू, गाजर इन थाली। बैगन से हो गया बोरॉन, आलू से हो गया एल्यूमिनियम, गाजर से हो गया गैलियम, इन से हो गया इंडियम, और थाली से हो गया थैलियम। थाली से हो गया थैलियम। तो ये हमारे ये सारा का सारा जो एलिमेंट आता है ये हमारा ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है। ये किस ग्रुप का है, तो आप कहेंगे कि ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है। तो हमारा उत्तर किसके साथ जाएगा, तो आप कहेंगे 13 के साथ। किसके जाएगा, 13 के साथ। इसी तरीका से अगर बात की जाए, आपसे अगर पूछा जाए, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अगर इसी तरीका से बात की जाए, ग्रुप नंबर 17 की अगर बात की जाए, तो ग्रुप नंबर 17 का आप ध्यान रखेंगे। यहां पर फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर से हो गया फ्लोरीन, हो गया कल से हो गया क्लोरीन, बाहर से हो गया ब्रोमीन, आई से हो गया आयोडीन, आंटी से हो गया एस्टेंटाइन। तो यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आपको ग्रुप 17 और 13 का ध्यान रखना है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। यानी कि मूत्र में जो पीला रंग होते हैं वो किस की उपस्थिति के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट के कारण, यूरोक्रोम के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, या ल्यूकोप्लास्ट के कारण। किसके कारण होता है जो फलों जो हमारा मूत्र का रंग पीला हो जाता है, किसके वजह से। आप ध्यान रखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के कारण जो होता है वो पेड़ पौधे हरे होते हैं। पेड़ पौधे हरा किसके वजह से होता है, तो आप कहेंगे कि इनकी पत्तियां जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही इनमें हरा होता है, हरा होते हैं। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है। इस कारण से वो खुद ही भोजन अपना निर्माण कर लेते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट में एक पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और यही क्लोरोफिल के कारण जो होते हैं वो क्या होता है, तो कहेंगे कि भोजन स्वयं बनाता है पेड़ पौधा। क्रोमोप्लास्ट के कारण ध्यान रखिएगा कि ये फलों का रंग, फलों का रंग, फलों में जो रंग आते हैं, जैसे आलू, आलू हरा हो जाता है सोलोनिन के कारण। चुकंदर लाल हो जाता है बीटानोन के कारण। पपीता पीला हो जाता है कैरोटीन के कारण। तो इस तरीका से जो हर रंग में बदलते हैं, जो फलों का रंग डिसाइड होता है वो किसके कारण होता है, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम यानी यहाँ पर ध्यान आप दीजिएगा यूरिया। ऐसे भी ध्यान होगा कि मूत्र में यूरिया होता है।
इस वजह से आप इस तरीका से भी याद कर सकते हैं कि यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड में ही आप ध्यान रखेंगे, ये क्लोरोप्लास्ट की बात नहीं है, ये है आपकी प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्टिड का ही ये 3 हिस्सा होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर हमारा उत्तर किसके साथ गया, यूरोक्रोम के साथ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान रखेंगे कि जैसे पेड़ पौधा जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रथम पोषी कहते हैं। पेड़ पौधा को उपभोग करने वाला कौन है मेरे भाई, यानी उसको खाने वाला कौन है, तो आप कहेंगे जैसे घास वगैरह हुआ। ठीक है, पेड़ पौधा की जगह पर आप घास के एग्जाम्पल से अच्छे ढंग से समझेंगे। घास को कौन खाएगा, तो आप कहेंगे कि घास को मान लेते हैं खरगोश खाया। कौन खाया, तो आप कहेंगे कि खरगोश खाया। तो खरगोश मेरे भाई ये द्वितीय पोषी हुआ, सेकंड स्तर का ये पोषी होता है। इसी तरीका से अगर बात की जाए कि खरगोश को खाने वाला भी कोई ना कोई होगा, तो खरगोश को खाएगा कौन, तो आप कहेंगे कि कोई जानवर खा लिया तो उसको हम बाघ कह देते हैं कि बाघ खरगोश को खा जाएगा क्योंकि मांसाहारी होता है। तो बाघ जो हुआ ये तृतीय स्तर का पोषी हुआ, यानी थर्ड पोषी कौन सा है, तो आप कहेंगे कि बाघ है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि शाकाहारी जो होता है, शाकाहारी जो जीव होते हैं उसको हम सेकंड पोषी कहते हैं, यानी द्वितीय स्तर का पोषी कहते हैं। और हमारा जो मांसाहारी होता है, मांसाहारी जो जीव होते हैं उसको हम तृतीय स्तर का पोषी कह देते हैं। तो बाघ कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि मांसाहारी होता है। तो मांसाहारी होता है इस वजह से तृतीय पोषी स्तर का ये क्या है, जीव है। तृतीय पोषी स्तर का ये जीव है और यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पीत रस का श्रावण होता है, पीत रस का श्रावण होता है। अगर मेरे भाई आपने वीडियो अगर देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमने एक वीडियो डाला है लगभग 20-25 मिनट का, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का हमने एक वीडियो डाला, उसमें इसको अच्छे ढंग से हमने एक्सप्लेन किया कि पीत रस का काम क्या होता है और पीत रस कहाँ से निकलते हैं, ये सारे चीज हमने बताया है। पहला ध्यान रखिएगा कि पीत रस जो होता है ये वसा को तोड़ देता है, वसा को तोड़ने का काम करता है, वसा को तोड़ने का काम करता है। पीत रस भोजन को ये क्षारीय बना देता है, भोजन को क्षारीय बनाने का भी काम करता है। भोजन को कैसा बना देता है, क्षारीय बनाता है, यानी भोजन को अम्लीय बना देता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में, और पीत रस निकलता है और वो भोजन को क्षारीय बना देता है। तो पीत रस कहाँ से निकलता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारा लीवर से निकलता है। कहाँ से निकलता है, लीवर यानी यकृत से। कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है। अग्नाशय से हमने बताया है कि अग्नाशय से आप 4 पॉइंट ध्यान रखेंगे, 3 एंजाइम को। एक तो होता है एमाइलेज, एक होता है एमाइलेज, लाइपेज और एक होता है ट्रिप्सिन।
और यहीं से आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है, वो भी कहाँ से, अग्नाशय से। अग्नाशय के किस सेल से, तो आप ध्यान रखेंगे कि बीटा सेल से निकलता है और इसमें जिंक की उपस्थिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जिंक की उपस्थिति पाई जाती है। गृहिणी हम किसे, ग्रहणी के नाम से किसे जाते हैं, तो आप कहेंगे कि डेडुनम को कहते हैं। किसे कहते हैं, डेडुनम को, डेडुनम। डेडुनम को हम लोग ग्रहणी कहते हैं। ये छोटी आंत का हिस्सा होता है, ये छोटी आंत का हिस्सा होता है। तो यही हमारा था कि पित्तरस कहाँ से होता निकलता है, तो पित्तरस हमारा यकृत से निकलता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य से बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समजात अंग होते हैं, असमजात होते हैं या अवशेषी अंग होते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अवशेषी अंग का अर्थ होता है कि जो हमारे शरीर में तो है लेकिन अब वो रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे शरीर में एक अपेंडिक्स की थैली पाई जाती है, एक आपने सुना होगा कि किसी का अपेंडिक्स पक गया है, तो अपेंडिक्स जो है वो अब हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग की तरह हो गया। वो होता कहाँ है कि जहाँ पर बड़ी आंतें होती हैं, बड़ी आंत, और जहाँ पर एक छोटी आंतें जुड़ती है, यहीं पर एक यहाँ पर पाया जाता है, यहीं पर अपेंडिक्स पाए जाते हैं, यहीं पर अपेंडिक्स पाया जाता है। इस अपेंडिक्स का काम क्या था कि जो कच्चे मांस खाते थे हम लोग, जब आदि मानव थे तो उस समय जब आग का खोज नहीं हुआ था तो हम लोग कच्चे मांस का सेवन करते थे। तो कच्चे मांस को पचाने के लिए अपेंडिक्स आवश्यक था, क्योंकि अपेंडिक्स से एंजाइम निकलते थे और वो कच्चे मांस को पचाने में सहायक होता था। तो अब हमारे शरीर में अपेंडिक्स है, वो कैसा हो गया, तो एक अवशेषी अंग की तरह हो गया। जैसे हम लोग की कान, ये कान जो है, ये कान भी हमारा एक अवशेषी अंग हो गया। इसका काम केवल बस फैशन के लिए चश्मा लगाना ही रह गया है और इसका कोई काम नहीं है। आपको लगता होगा कि इसके बिना सुनाई नहीं देगा, तो ये आप भ्रम में है। ये कान किसी का अगर हट भी गया बाहर से तो ये कान का होल के माध्यम से हम सुन पाते हैं, इसके माध्यम से नहीं। ये कुत्तों में ये बैलेंस करने का काम होता है। जो कुत्ता होता है, आप देखे होंगे कि कुत्ता के बगल से गुजरेंगे तुरंत कान खड़ा कर लेगा। तो कुत्ता का ये जो होता है, इसे पिन्ना कहते हैं। ये पिन्ना जो है ये बैलेंस करने का काम होता है। ये एक तरह का अवशेषी अंग हो गया। समजात अंग किसे कहते हैं, समजात अंग हम उसे कहते हैं कि जिनके निर्माण में, जिनके स्ट्रक्चर में समानता पाई जाती है, जिनके कार्य में समानता पाई जाती है, तो उसे हम समजात अंग कहते हैं। असमजात अंग जिसके निर्माण अलग अलग तरीके से हुए हैं उसको असमजात कहते हैं। समजात अंग ध्यान रखिएगा कि ये कशेरुकी जो होते हैं, कशेरुकी जो जीव होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं समजात अंग। समजात अंग किसमें पाए जाएंगे, जो कशेरुकी जीव होते हैं, यानी जिनमें पाई जाती है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाएगी वो क्या होंगे, तो समजात अंग का उदाहरण होंगे। तो मनुष्य में भी पाया जाता है रीढ़ की हड्डी, बिल्ली में भी पाया जाता है रीढ़ की हड्डी, चमगादड़ में भी पाया जाता है रीढ़ की हड्डी। तो ये समजात अंग का ये क्या है, एग्जाम्पल है। समजात अंग का एग्जाम्पल है। उसका जो अगला जो हिस्सा है, अगला जो पांव है, उनका स्ट्रक्चर सब एक जैसा है। जैसे हुमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया। अगर आपको हड्डी याद हो, इसको हुमरस कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं, इसको अल्ना कहते हैं, इसको कार्पल कहते हैं, इसे मेटाकार्पल कहते हैं, इसे फ्लेंजिज कहते हैं। ठीक है, यानी हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीका से अगर आपको पता है तो ये अग्रपाद जो होता है वो समजात अंग का एग्जाम्पल है। अगले प्रश्न की ओर। आज का ये सेकेंड लास्ट नहीं, आज का ये 23 क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। हाइड्रा है, मेढक है, गाय है।
देखिए, आपको हमने प्रजनन तंत्र में कुछ आपको हर सेट में कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने मौखिक रूप पर दिया है या तो लिखित रूप पर दिया है। तो अगर पुनरुद्भवन की बात करें, तो आपको जनन हमने पढ़ाया है कि जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। अलैंगिक अलैंगिक में हमने पढ़ाया 2 चीज़ों को, एक तो विखंडन हमने पढ़ाया और एक हमने पढ़ाया मुकुलन। एक पढ़ाया हमने मुकुलन पढ़ाया। तो 2 प्रकार के हमने अलैंगिक प्रजनन पढ़ाया है। तो विखंडन ही एक प्रकार का पुनरुद्भवन है। ये विखंडन ही एक प्रकार का पुनरुद्भवन है और विखंडन से किसी भी अलग जीव का क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जन्म होता है। यानी एक हिस्सा टूटकर अलग हुआ और वो नए जीव का क्या हुआ, जन्म हो गया। तो उसी को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। अब मेढक में आपने कभी देखा है कि मेढक के शरीर से कोई भी एक अंग अलग हुआ और नया मेढक बन गया? अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मेढक अब तक पूरा धरती छाप जाता। मेढक नहीं होता है। गाय, गाय में आपने देखा है कि गाय का एक पैर टूटकर अलग हो गया, उससे नया गाय बन गया, ऐसा आपने देखा है? बिल्कुल नहीं होता है, तो गाय भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको हाइड्रा हमने पढ़ाया है, विखंडन में आपको ईस्ट और हाइड्रा के बारे में पढ़ाया है, तो हाइड्रा मेरे भाई क्या हो गया? पुनरुद्भवन का एक उदाहरण हो गया। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। अब जीनी संरचना का अर्थ होता है कि डीएनए की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? डीएनए की बात चल रही है। जिनका डीएनए एक जैसा है, जिसका डीएनए एक जैसा है, उनका फिजिकल यानी भौतिक जो संरचना होंगे वो शायद अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो डीएनए है वो एक जैसा होगा, यानी कि जो उनकी आंतरिक जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होगा। जैसे अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो किसी का बाल क्या हो जाता है? काला, तो किसी का बाल भूरा हो जाता है, किसी का आँख नीला हो जाता है, तो ये भौतिक रूप से अलग है। लेकिन डीएनए के रूप से देखा जाए तो ब्लड का रंग अगर लाल है तो वो लाल ही रहेगा मनुष्य में। बात समझे या नहीं समझे? बात समझे? किसी का चेहरा काला, किसी का गोरा, ये भौतिक रूप से है। जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो उनकी चमड़ी उजली होती है और जो गर्म इलाके में रहते हैं, जैसे अफ्रीका में देखिए एकदम बिल्कुल लगेगा कि वो क्या है, मंगरेला की तरह गोरा है। मंगरेला तो आपने देखा होगा कि कितना गोरा होता है। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि जो डीएनए की संरचना होती है उसी को हम कहते हैं कि जीनोटाइप है। उसे हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप। और जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग संरचना होता है तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। ये कइयों प्रकार से हो सकता है। हो सकता है कि स्थान परिवर्तित हो, उनके जलवायु परिवर्तन हो, उनके मौसम परिवर्तन हो, उसके आधार पर उनके क्या हो जाए। जैसे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देखा जाए तो उनके बाल घुंघरैले होते हैं, अजीब-सा होता है, बहुत काले-काले होते हैं। तो ये फिनोटाइप की श्रेणी में आएँगे। बात क्लियर है? चलिए, आज का लास्ट प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। यानी कह रहा है कि वो कौन सा दर्पण है जिनकी फोकस दूरी, अगर दर्पण की बात की जाए तो दर्पण 2 प्रकार की होती है। दर्पण 2 प्रकार की होती है। एक कह रहा है कि इनको चिन्हों की प्रॉपर्टी फोकस दूरी, किनको देखना है? फोकस दूरी। अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो ये इसका एक्सिस हुआ, फोकस इधर होता है। और हमने पढ़ाया है कि लेफ्ट साइड में जो भी होते हैं, लेफ्ट साइड में जितने सारे आपको दर्पण में हमने ये बातें सिखलाया है कि लेफ्ट साइड में जो भी हमारा डाटा होता है वो सब नेगेटिव होता है। और ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो भी राइट साइड में होते हैं तो उत्तल दर्पण का राइट साइड में फोकस होता है, तो ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव। और यहाँ पर होता है निगेटिव। तो ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। तो यही हमारे आज के सेट थे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टेस्ट नंबर 7 अच्छा लगा होगा, आपको सारे अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर आपको लगता है कि सर
हमें समझ में नहीं आया तो आप अपना समस्या को अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपकी समस्याओं को और दूसरे तरीक़ा से निदान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक आप अपना सेहत का भी और अपने एग्ज़ाम का भी अच्छे ढंग से ख़्याल रखते हुए पढ़ाई करते रहें और अपने नंबर को स्कोर करने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। चलिए, फिर मिलते हैं।